नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी कुछ दिन पूर्व मेरे एक मित्र जो जयपुर में हैं, मैं जब बंबई आया तो उनके पास कम्युनिकेशन टुडे की कुछ प्रतियां रख करके आया था और उनसे यह अनुरोध किया था कि यदि आकस्मिक रूप से कहीं ये प्रतियां भेजनी पड़े तो आप मुझे इतना सा सहयोग करें कि आप डाक टिकट लगाकर किसी भी पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड बुक पोस्ट के रूप में वो अंक उन्हें भिजवा दें। आश्चर्य, जब वो वहां गए तो उन्हें बताया गया कि अब इंडिया पोस्ट ने रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से भेजी जाने वाली पुस्तकों की सेवाएं बंद कर दी है। सरकार का यह निर्णय बड़ा आश्चर्यजनक है। सरकार के इस निर्णय से ऐसे प्रकाशक जो बहुत ही छोटे स्तर पर प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं, उन पत्र पत्रिकाओं के संपादक जो व्यावसायिक रूप से नहीं बल्कि शौकिया रूप से एक मिशन के रूप में इन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं, उन पर इसका गहरा आघात होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक रूप से उन पर काफी दबाव पड़ेगा। लगभग 200 पृष्ठों की मेरी यह पत्रिका कम्युनिकेशन टुडे, जिसका मैं पिछले 28 वर्षों से प्रकाशन संपादन कर रहा हूं, एक प्रति को भेजने में रजिस्टर्ड बुक पोस्ट मुझे लगभग 22, 23, 24, 25 रुपए के आसपास उसके वजन के अनुरूप पैसा भेजना पड़ता था, लगाना पड़ता था उस पर टिकट के रूप में। आश्चर्य की बात, अब की बार जब वो गए तो उनसे लगभग दुगनी राशि मांगी गई। सरकार के इस निर्णय की पृष्ठभूमि को समझने से पहले आइए हम जानते हैं हमारे देश में इंडिया पोस्ट के इतिहास के बारे में। भारत का जो डाक व्यवस्था है वो दुनिया भर में सबसे बड़ा नेटवर्क के रूप में स्थापित है और दुनिया के सबसे पुराने जो नेटवर्क हैं उनमें से हमारे देश की डाक व्यवस्था एक प्रमुख स्थान रखती है। यूं आप पुरानी बात करें तो इतिहास में अनेक ऐसे कहानी किस्से आप पढ़ेंगे, ऐसे प्रसंग आप पढ़ेंगे जहां संदेश भेजने के लिए कितनी तरह के प्रयोग किए जाते थे। महर्षि नारद के नाम से तो आप परिचित हैं। किस तरह से महर्षि नारद दुनिया भर में किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सिद्धहस्त थे। इसीलिए हम मजाक में जो व्यक्ति सूचनाओं को इधर से उधर करता है उसे नारद वृत्ति का व्यक्ति भी कहते हैं। तो नारद वृत्ति एक मजाकिया या हास्य व्यंग्य के रूप में ली जाती है। उसके बाद इतिहास ने कई करवटें देखी, कई करवटें बदली। कालिदास ने मेघों के माध्यम से संदेश भेजा। वहीं अभिज्ञान शाकुंतल में जब शकुंतला की विदाई हो रही होती है तो हमने देखा किस तरह से पेड़ पौधे भी दुखी और गमगीन है। इस प्रकार प्रकृति के माध्यम से भी संदेश भेजने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। उसके बाद मुगल काल के दौर में हमने देखा किस तरह से घुड़सवार सूचनाएं लाया करते थे, राज दरबार में सूचनाएं पहुंचाया करते थे। कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजने की परंपरा हमारे देश में बरसों से रही है। फिल्मी गीतों में भी इस प्रकार के गीत हमने सुने हैं, कबूतर जा जा जा, और उसके माध्यम से वो अपने प्रिय को संदेश भेजने की बात की जाती है। और जब डाक व्यवस्था लागू हुई तो डाकिये को भी हमारे इन फिल्मी गीतों में डाकिया डाक लाया है कह करके एक तरह से सम्मान दिया गया। एक एक पत्र के साथ जो रोमांच छिपा हुआ था, आखिर रोमांच हो भी क्यों ना। भारतीय डाक व्यवस्था का स्लोगन था, हर चिट्ठी जरूरी है। ऐसे कई कहानी किस्से हमने
एक दौर में समाचार पत्रों में पढ़े हैं कि डाक व्यवस्था जो भारत की है, जो हमारे पोस्टमैन है, जो उसका मूल आधार है, किस तरह से एक एक चिट्ठी को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिश्रम करते थे। यदि मैं इतिहास की बात करूं तो संभवतः 1766 का वर्ष हमारे देश में डाक व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा, जब रॉबर्ट क्लाइव ने हमारे देश में पोस्टल सर्विस या डाक सेवाओं की शुरुआत की। वर्ष 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पोस्ट ऑफिस व्यवस्था लागू की और उसके माध्यम से डाक वितरण भी प्रारंभ किया गया। 31 मार्च 1744 को कलकत्ता में, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है, में पहला जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया। दूसरा पोस्ट ऑफिस 1786 में मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वहां स्थापित हुआ था। तीसरा जीपीओ मुंबई, जिसे पहले बंबई कहा जाता था, में स्थापित किया गया था। 1850 में पोस्ट ऑफिस कमीशन की स्थापना की गई और 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया गया। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे देश में 1 अक्टूबर 1854 से विधिवत डाक व्यवस्था लागू कर दी गई थी और उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। तो एक प्रकार से भारत में डाक सेवाओं की शुरुआत का श्रेय भी तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन को जाता है। 1873 में एम्बोस्ड एनवेलप विक्रय के लिए जारी किए जाते हैं, तो 1879 में पोस्ट कार्ड शुरू किए जाते हैं और हमारे से अब नई पीढ़ी तो उन पोस्ट कार्ड से परिचित नहीं है, लेकिन हमारी पीढ़ी के 5वीं 6ठी जो दशक में जो मित्र गुजर रहे हैं उम्र के, उन्होंने वो पोस्ट कार्ड देखे होंगे और पोस्ट कार्ड लिखे भी होंगे। ये पोस्ट कार्ड खुले होते थे, इन्हें कोई भी पढ़ सकता था। पोस्ट कार्ड अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता था। उसमें भेजे जाने वाले संदेश भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने आज भी वो पोस्ट कार्ड एक अपने पारिवारिक दस्तावेज के रूप में संभाल कर रखे हुए हैं। स्वतंत्र भारत में 1947 में पहली बार 3 स्वतंत्र डाक टिकट जारी किए गए और 1954 में भारत में डाक व्यवस्था की 1 शताब्दी या 1 सदी को समारोह पूर्वक मनाया गया। अब आते हैं हम हमारे मूल विषय पर। जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत सरकार ने एक निर्णय लेकर इंडिया पोस्ट के माध्यम से, इंडिया पोस्ट नाम पहले भारतीय डाकघर कहा जाता था, अब भारतीय डाक या इंडिया पोस्ट नाम से हमारा जो डाक व्यवस्था है इसकी ब्रांडिंग शुरू की गई। ये प्रयास तो हालांकि 1986 के आसपास शुरू हो गए थे, लेकिन 1995 तक आते आते इंडिया पोस्ट के तहत हमारी सारी जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो समाहित हो गई थी। तो आजकल हम इसे इंडिया पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो इंडिया पोस्ट ने गत वर्ष 18 दिसंबर 2024 से एक निर्णय लेकर रजिस्टर्ड बुक पोस्ट की सेवा समाप्त कर दी। रजिस्टर्ड बुक पोस्ट के अंतर्गत जब हम कोई पुस्तक भेजते थे तो उसे हम 3 तरफ से पैक करते थे और एक तरफ से वो पुस्तक खुली रहती थी ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो देखा जा सके कि इसमें एक ही पुस्तक है। उसमें हम कोई भी प्रकाशक बिल नहीं रख सकता था और उसमें किसी प्रकार की विज्ञापन सामग्री भी नहीं होनी चाहिए, तभी वो सस्ती दरों पर स्वीकार की जाती थी। पिछले कई वर्षों से मैं उसी रजिस्टर्ड बुक पोस्ट के माध्यम से अपना जर्नल भी भेजता रहा हूं, लेकिन जब से यह बुक पोस्ट सेवा बंद कर दी गई है, इससे न सिर्फ पुस्तक प्रकाशकों के आर्थिक हितों पर चोट पहुंची है, बल्कि पाठकों के हितों को भी इसने प्रभावित किया है। प्रकारांतर से ये ज्ञान के प्रसार पर प्रहार है, क्योंकि प्रकाशक इस मुद्रित माध्यम से अपनी पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को पाठक तक पहुंचाने का प्रयास करते थे अपनी आर्थिक
सीमाओं के तहत, और पाठक भी सस्ती दरों पर ये पुस्तकें आसानी से प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि भारत में जिस तरह से डाकघरों का, पोस्ट ऑफिस का जाल फैला हुआ है, आज लगभग 1,65,000 से अधिक डाकघर देश भर में है। मैंने कुरियर के माध्यम से भी अपनी मैगजीन या जर्नल को भेजने का प्रयास किया, लेकिन कई बार वो जर्नल वापस लौट आता था, गंतव्य तक नहीं पहुंचता था। लेकिन डाकघर के माध्यम से यह परेशानी बहुत कम होती है। यदि आपने एड्रेस सही लिखा है तो आपकी वो पत्रिका निश्चित रूप से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। बहुत कम ऐसी स्थिति आती है कि पत्रिकाएं गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती है, और ऐसी स्थिति में अधिकांशतः वह वापस भेजने वाले के पते पर आ जाती है। मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब इसमें प्रकाशक को भी नुकसान हो रहा है और पाठक को भी नुकसान हो रहा है। रजिस्टर्ड बुक पोस्ट जो सेवा है वो पूरे देश में सस्ते डाक दरों पर पुस्तकें और पत्रिकाएं भिजवाने का एक माध्यम थी। ये सेवा शुरू की गई थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि लगभग 200 पृष्ठ की पुस्तक को भेजने में लगभग 20 से 25 रुपए का खर्च आता था। तो छोटे प्रकाशक हैं, इनको काफी सहयोग मिलता था अपनी पुस्तकों को भेजने के लिए, और उन्हीं रियायती दरों पर पाठक को भी ये पुस्तकें प्राप्त हो जाती थी। अब यदि हम पुस्तकें स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, रजिस्टर्ड पार्सल से भेजेंगे, तो हमें बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा, और आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि अब ये खर्चा लगभग 2 गुना हो जाएगा। अब आपको 20, 25, 30 की जगह 50 से 60 रुपए या उससे अधिक खर्च करना पड़ेगा अपनी एक पुस्तक को भेजने के लिए। हालांकि इंडिया पोस्ट का ये कहना है कि हमने बुक रजिस्टर्ड पोस्ट को भी नई डाक नीति के तहत रजिस्टर्ड जो हम पैकेट भेजते हैं उसी के साथ मर्ज कर दिया है। इंडिया पोस्ट ने पिछले वर्षों में अपने आप को आधुनिक किया है। जो हमें रसीद दी जाती है जिस पर वो एक आईडी ट्रैक नंबर आईडी दी जाती है, उस आईडी के आधार पर आप अपने उस पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं कि वो पैकेट कहाँ है और कब वो गंतव्य पर डिलीवर कर दिया गया है। सरकार से अपील है कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें। छोटे और स्वतंत्र प्रकाशकों को किफायती दरों पर, रियायती दरों पर यह पुस्तक प्रेषित करने की सुविधा को बहाल करने के लिए कदम उठाए जाए। अन्यथा धीरे धीरे मुद्रित माध्यमों के अस्तित्व पर एक करारा प्रहार होगा और व्यक्ति को मजबूरन ऑनलाइन माध्यमों पर आना पड़ेगा। ऑनलाइन माध्यम हालांकि सस्ते पड़ते हैं, लेकिन अभी भी इस देश में एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसी है जो छपे हुए शब्दों की खुशबू को अभी भी महसूस करती है। मोबाइल की छोटी स्क्रीन या लैपटॉप के उस पर्दे पर लगातार पढ़ना काफी कष्ट साध्य कार्य है। जो आनंद चाय की चुस्कियों के साथ उस पुस्तक को पढ़ने में है, भला वो आनंद मोबाइल, किंडल या लैपटॉप पर पुस्तकों को पढ़ने में कहाँ है। एक और प्रावधान किया गया है कि जो सैंपल बुक्स हैं उन पर 5% आयात शुल्क भी लगाया गया है, और इस प्रकार यह शुल्क पहली बार लगाया गया है जो गैर व्यावसायिक किताबों पर लागू होगा, जैसे विदेशी प्रकाशनों द्वारा भेजे गए भारतीय कृतियों के अनुवाद की सैंपल प्रतियां आदि। आलोचकों का कहना है कि यह निर्णय भारत में साक्षरता, शिक्षा और बौद्धिक विकास की जो प्रतिबद्धता है उसके लिए हानिप्रद हो सकते हैं। इसलिए सरकार के उन अधिकारियों से हमारा निवेदन है, भारत सरकार सहित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हमारा निवेदन है कि इस सेवा के बंद हो जाने से प्रकाशकों और पाठकों को नुकसान होने जा रहा है। पुस्तकों की कीमतें बढ़ेगी, पत्रिकाओं की कीमतें बढ़ेंगी। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि पत्रिकाओं को तो डाक से सुविधा मिलती है, लेकिन वो सुविधा उन्हीं को मिलती है जो मासिक, जिनका जो प्रकाशन की अवधि है वो मासिक या उससे कम है। इससे अधिक जो अवधि के प्रकाशन है
उनमें इस तरह की कोई छूट नहीं मिलती है। हमारे YouTube के दर्शकों से एक निवेदन है कि इस बारे में वे क्या सोचते हैं, उनके क्या अनुभव हैं। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एक बार पुनः उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में सोचेगी और इस निर्णय से मुद्रित माध्यमों सहित प्रकाशकों, विशेषकर छोटे प्रकाशकों और उद्यमियों को जो नुकसान होने जा रहा है, उसे बचाने की दिशा में पुनः एक प्रभावी कदम उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।